हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, नया बैच प्रारंभ हो चुका है और फिजिक्स की क्लास शुरू हो चुकी है। बच्चों, 2 वीडियो आप लोग देख चुके हैं। आज हम लोग इस तीसरे वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स में। पहले चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र भाग 3। और बच्चों, भाग 3 में आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो बच्चों देखिए, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपके पास जो है, हमारे पास बच्चों x ये अक्ष है आपके पास और ये अक्ष जो है हमारे पास y है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये 2 अक्ष हैं y। बच्चों यहाँ पर हम लोग कोई 2 बिंदु आवेश ले रहे हैं। ये है Q1 और ये है हमारा Q2। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग लिखेंगे कि ये दोनों आवेश एक ही चिन्ह के हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माना 2 बिंदु आवेश समान चिन्ह के Q1 व Q2 आवेश हैं। तो बच्चों ये समान चिन्ह के हैं, एक ही हैं, प्लस के या माइनस के एक ही हम हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यानी इस तरीके से ये मूल बिंदु O है बच्चों। तो अगर हमें इसका जो है कि स्थिति सदिश देखना है तो बच्चों इसको, इस लाइन को इस तरीके से हम लोग मिला देंगे, इस तरीके से मिला देंगे बच्चों। तो ये जो है R1 यानी वेक्टर R1 ये होगा। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी जो वेक्टर R1 है बच्चों ये क्या हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, या केवल Q1 का स्थिति सदिश लिख सकते हैं बच्चों, या Q1 का स्थिति सदिश, ये इसका स्थिति सदिश है बच्चों, यानी इसके सापेक्ष हम लोग इसको देख रहे हैं बच्चों। इसी प्रकार बच्चों अगर इसका देखा जाए तो मूल बिंदु से इसको मिला दें, और बच्चों मिलाने के लिए यहाँ पर एरो लगाना होगा। यानी यहाँ पर एक चीज़ देखें कि जिधर से एरो लगेगा तो उसका स्थिति सापेक्ष होगा किसके सापेक्ष, जहाँ से तीर हम लोग लगाएंगे। बच्चों यहाँ से हम लोग तीर लगा रहे हैं इसकी तरफ, यानी एरो इस तरीके से है, तो हम लोग कहेंगे Q1 का स्थिति सदिश है ये मूल बिंदु के सापेक्ष, या Q1 का स्थिति सदिश लिख सकते हैं बच्चों। उसी प्रकार से ये देखिए वेक्टर R2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो है R2, वेक्टर R2 बराबर बच्चों क्या लिख सकते हैं, Q2 का स्थिति सदिश। देखिए मूल बिंदु O के सापेक्ष है, या Q2 का स्थिति सदिश इसको लिख सकते हैं, Q2 का स्थिति सदिश इतना लिख सकते हैं बच्चों इसको। अब बच्चों यहाँ पर देखें, अगर हम Q1 से इसको मिलाएं, अब इसके लिए दूसरा एक मार्कर ले लेते हैं। हाँ, तो बच्चों देखिए अगर हम इसको मिलाएं इस तरीके से और एरो इधर की ओर हो जाए तो बच्चों इसको जो है हम लोग नाम देंगे जो है वेक्टर जो है 1 से 2। तो बच्चों यहाँ पर 1 से 2 इस तरीके से हो जाएगा। तो बच्चों यानी जिसकी तरफ तीर होगा यानी इसका स्थिति सदिश होगा इसके सापेक्ष। ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे O लिखे थे यहाँ पर, यानी इसको हमने जैसे इसका बताए थे मूल बिंदु के सापेक्ष है, वैसे Q1 का स्थिति सदिश होगा जो है वेक्टर R12। ठीक है। तो यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों वेक्टर R12, यानी हम लोग लिख सकते हैं Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष
तो जिसका होता है बच्चों वो पहले आता है, यानी 1, और तीर जिसकी तरफ जा रहा है तो यानी इसका स्थिति सदिश होगा इसके सापेक्ष। इस तरीके से बच्चों हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से अगर हम इसको ऐसे मिलाएं और तीर इधर की तरफ हो तो इसको एक नाम दे सकते हैं बच्चों हम लोग, यानी वेक्टर 2 1। तो बच्चों इसका स्थिति सदिश होगा Q1 के सापेक्ष, यानी यहाँ पर हम लोग लिखें वेक्टर 2 1 बराबर, तो ये हो जाएगा Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि देखिए ये आपका वेक्टर R12 है, तो बच्चों ये जो है इसकी स्थिति सदिश है। अगर केवल हमको दिशा बताना है तो हम लोग इसको R12 लिख सकते हैं बच्चों, और इसको हम लोग बोलेंगे जो है एकांक सदिश, एकांक सदिश, इसको एकांक सदिश बच्चों हम लोग बोलते हैं। उसी प्रकार से बच्चों देखिए यहाँ पर जो वेक्टर R21 है तो इसको R21 लिख सकते हैं, तो ये इसका एकांक सदिश हो जाएगा। यानी एकांक सदिश बच्चों क्या है कि जब हमें केवल दिशा की बात करनी होती है तो हम लोग इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, जब केवल हमको दिशा बतानी होती है तो इसको हम लोग एकांक सदिश के रूप में इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं बच्चों। अब बच्चों देखिए हमने आपको बताया है कि माना दोनों बिंदु समान चिन्ह के आवेश हैं तो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, ये बल लगाएंगे, और बल कैसा होगा, प्रतिकर्षित होगा। यानी अगर ये इस पर बच्चों फोर्स लगा रहा है तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा लाल कलर से कर देते हैं ताकि समझ में आए। तो बच्चों ये इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा इस तरीके से ये इधर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये जो फोर्स होगा ये आपका क्या हो जाएगा, यानी Q1 के कारण Q2 पर फोर्स लगेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 2 Q1 के कारण Q2 पर ही फोर्स लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो है आपका वेक्टर 1 2, तो लिखेंगे Q1 के कारण Q2 पर बल। तो इसी प्रकार से बच्चों इसका भी हो जाएगा। यानी अगर इसको देखें तो यानी ये जो है आवेश, इस आवेश पर एक बल लगाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका वेक्टर। तो ये लगा रहा है बच्चों, इसके कारण हो रहा है तो 2 1 हो जाएगा ये, यानी इस पर इस तरीके से लगेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों वेक्टर 2 1। तो ये बच्चों जो हो जाएगा ये इस पर बल लगा रहा है, यानी Q2 के कारण Q1 पर बल। अब बच्चों देखिए इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से आप ये देख सकते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और करेंगे कि जो कूलाम का बल होता है ये आपने देखा है बच्चों, तो ये क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान R²। तो बच्चों ये जो आपका पूरा है, ये एक नियतांक होता है, यानी हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर K। तो इसको बच्चों अगर लिखा जाए तो F बराबर K Q1 Q2 अपान R²। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये इतना जो चीज़ है ये परिमाण है। ये क्या है बच्चों, ये है परिमाण, ये परिमाण है। और परिमाण के साथ साथ बच्चों हम लोग को क्या दिखाना होता है, दिशा। यानी जो हमारा बल है ये बल क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो सदिश में परिमाण के साथ साथ हमको बल भी दिखाना होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो 2 फोर्स लग रहे हैं, तो यानी अगर हम लोग कहें बच्चों ये इस तरीके से इसको व्यक्त करें कि वेक्टर 1 2 बराबर, तो बच्चों ये इस पर बल लग रहा है Q1 के कारण, यानी हम कहेंगे परिमाण तो सेम होगा Q1 Q2 अपान R²। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमको दिशा बतानी है, तो बच्चों इसके कारण इस पर एक बल लग रहा है और इसकी जो दिशा है
बच्चों ये दिशा ऐसी है, ये दिशा क्या है, ये है। और बच्चों दिशा को, केवल दिशा को बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 1 2। तो 1 2 के लिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा r कैप 1 2। तो बच्चों इसको एक समीकरण मान लेते हैं एक। अब इसी तरीके से बच्चों वेक्टर 2 1 बराबर, तो परिमाण तो आपका उतना ही है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और बच्चों इसके कारण इस पर एक बल लग रहा है जिसकी दिशा देखिए ये है इस तरीके से 2 1, और इसकी दिशा को बताने के लिए, केवल दिशा को बताने के लिए बच्चों हम लोग इस्तेमाल करेंगे R कैप 2 1। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों दोनों हो जाएगा। अब बच्चों देखिए कि ये जो है 2 1 वेक्टर R21, इसकी दिशा क्या है बच्चों, इस तरीके से इस डायरेक्शन में है। और बच्चों ये 2 1 की दिशा क्या है, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बच्चों कि ये जो है आपका R कैप 1 2 बराबर, यानी बच्चों R1 2 यानी जो इस दिशा में जो है ये इसके विपरीत दिशा में हो जाएगा, तो इसके लिए माइनस लगा देंगे बच्चों, और ये हो जाएगा R कैप 2 1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर इस समीकरण में, अगर यहाँ पर देखिए जो 1 2 है, अगर ये माइनस रखें तो क्या हो जाएगा, समीकरण में यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, समीकरण 1 में R कैप 1 2 बराबर माइनस कैप R 2 1 रखने पर। तो बच्चों इसमें इक्वेशन रख देते हैं। तो देखिए वेक्टर 1 2 बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इसकी जगह पे बच्चों क्या रख लेते हैं, माइनस और R कैप 2 1। तो बच्चों अगर माइनस को बाहर ले लें तो ये हो जाएगा वेक्टर F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और माइनस को हम लोग बाहर ले लें तो माइनस, और ये हो जाएगा R कैप 2 1। बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दें। तो बच्चों आप इसमें ये देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में ये जो चीज़ है बच्चों, ये पूरा का पूरा ये है। यानी अगर हम इस माइनस साइन के अतिरिक्त अगर देखें, ये देखें के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर और कैप R कैप 2 1, तो बच्चों समीकरण 2 में आपको ये मिल सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। तो बच्चों देखिए समीकरण 2 व 3 से आपके लिए क्या हो जाएगा, यानी इसकी जगह पर हम लोग ये क्या रख सकते हैं बच्चों, वेक्टर F21 रख सकते हैं। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा, इससे हो जाएगा वेक्टर F12 इक्वल टू, माइनस चिन्ह लगेगा बच्चों, और ये पूरी जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, वेक्टर F21, यानी वेक्टर F21। तो बच्चों ये खास जो है एक चीज़ आया आपके पास। तो इससे बच्चों हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों ये दोनों बल बराबर हैं आपस में, और जो है एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं। ये देखिए माइनस चिन्ह आ चुका है, इसका मतलब कि दोनों बल आपस में बराबर हैं और विपरीत लग रहे हैं। तो बच्चों इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं बच्चों, क्योंकि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार दो बराबर बल तथा विपरीत दिशाओं में लगते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया, जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल उधर लग रहा है, परंतु विपरीत दिशा में। तो बच्चों इससे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसके लिए लिख सकते हैं, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दें कि समीकरण 4 से यह स्पष्ट है कि यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ये इसका कंक्लूजन है बच्चों। तो बच्चों यही है कूलाम के नियम का सदिश रूपण। जो कूलाम का नियम लगता है बच्चों, ये एक सदिश रूप में आपने देखा कि इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है बच्चों। तो ये इसके वेक्टर फॉर्म में इसको जो है निरूपित किया गया बच्चों।
तो इसी को हम लोग कहते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में आपको हमने समझाया कि कूलाम का जो नियम होता है उसका सदिश निरूपण किस तरीके से होता है बच्चों। और बच्चों इसमें ये 11 का जो चीज़ है, यानी जो आपको एकांक सदिश के बारे में जानना है, अगर इसमें कुछ दिक्कत हो रही है तो मेरी 11 की वीडियो देखिए आप, उसमें आपको सदिश के रूप में जानकारी मिलेगी। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए धन्यवाद।